हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन टाइम टेक्नोप्लास्ट लगभग 26 की पीई पर ट्रेड कर रहा है फॉर अ ग्लोबल लीडर इन पैकेजिंग, जिसका रेवेन्यू मिक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है टुवर्ड्स वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। ये वैल्यूएशंस आज के दिन में हमें रीजनेबल नजर आती हैं। इस वीडियो में हम टाइम टेक्नोप्लास्ट का बिजनेस ब्रेकडाउन करेंगे। ये समझेंगे कि इस बिजनेस में फ्यूचर में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, इस बिजनेस की वैल्यूएशंस करेंगे और फाइनली ये देखेंगे कि इस तरीके के इन्वेस्टिंग में क्या रिस्क हो सकते हैं और क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी सुन के या किसी और की बात सुन के प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम टेक्नोप्लास्ट के प्रोडक्ट्स के बारे में समझते हैं। देखिए, इनके प्रोडक्ट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो ये कंपनी ट्रेडिशनली काफी टाइम से बना रही है, और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। जो एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स है ना, वहां पर मार्जिन्स रिलेटिवली कम है, लगभग 14-15% के आसपास मार्जिन हमें नजर आते हैं। बहुत कंसिस्टेंट मार्जिन है। अगर पिछले 10 साल के आप इस कंपनी के मार्जिन देखेंगे ना, तो वो 12% से 14% के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। और जो ये एस्टैब्लिश्ड सेगमेंट है, यहां पर ग्रोथ रिलेटिवली कम है, लगभग हमको 10-12% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ नजर आएगी ईयर ऑन ईयर। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, यहां से लगभग 27% इनके रेवेन्यूज आते हैं। यहां पर मार्जिन्स रिलेटिवली हायर हैं, लगभग 18% के आसपास मार्जिन्स हैं, इवन उनसे हायर भी हो सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत रैपिड है। यहां पर लगभग 20 से 25% CAGR की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है अगले 3-4 साल के अंदर। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी का रेवेन्यू मिक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम ट्रेडिशनल एस्टैब्लिश्ड सेगमेंट टू वैल्यू एडिड सेगमेंट्स। सबसे पहले एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। बल्क ऑफ द रेवेन्यू यहां से आता है, लगभग 73% ऑफ द टाइम टेक्नोप्लास्ट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, यहां पर मार्जिन्स 12 से 14% के आसपास होते हैं। ठीक है, ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई नहीं आ रही। FY25 में यहां पर ग्रोथ सिर्फ 7% थी, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ये ग्रोथ लगभग 12% के आसपास हो जाएगी। एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट्स में ना, जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से। यहां पर जेरी कैन्स हैं, लार्ज ड्रम्स हैं और पेल्स हैं। ठीक है, 62% ऑफ होल कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। अब ये इंडस्ट्रियल पैकेजिंग होती कहां पर यूज है? तो सबसे बड़ा इनका यूज आता है स्पेशलिटी केमिकल्स को स्टोर करने में। तो जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज हैं, जैसे बेयर्स है, डोज केमिकल है, ये सारी कंपनीज टाइम टेक्नोप्लास्ट की क्लाइंट्स है। ठीक है, 31% ऑफ देयर रेवेन्यू कम फ्रॉम स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज। उसके बाद FMCG इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। 29% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम FMCG सेक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन केमिकल से आते हैं 13%, पेंट सेक्टर से आते हैं 12%। जो पेंट की बाल्टियां देखते हैं आप बड़े बड़े, वो टाइम टेक्नोप्लास्ट बनाती है। इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री जैसे फार्मा प्रोडक्ट्स होगी, फूड प्रोडक्ट्स हो गए, लुब्रिकेंट ऑयल्स होगी, एडिटिव्स हो गए, इन सब इंडस्ट्रीज में भी इन इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का यूज होता है। ठीक है, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज को जब आप केटर करते हैं, जब आपके क्लाइंट्स इतने सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो जो सिक्लिसिटी होती है ना, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर कम होता है। क्योंकि अगर केमिकल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि FMCG उस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। अगर FMCG अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो हो सकता है पेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। तो इसी वजह से अगर आप पिछले 10 या 15 साल से अगर टाइम टेक्नोप्लास्ट की हिस्ट्री देखेंगे, तो यहां पर सेल्स में और मार्जिन्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, जितनी फ्लक्चुएशन बहुत सारी इस तरीके की कंपनीज में हमें नजर आती है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से इस कंपनी को देखते हैं, तो हमें ये कंपनी बहुत डीपली सिक्लिकल नजर नहीं आती, क्योंकि इन्होंने अपने पिछले 15 साल में मार्जिन्स को इंटैक्ट रखा है। 12% से 14% के बीच में मार्जिन फ्लक्चुएट हुए हैं सिर्फ। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा सिक्लिकल होती है ना, तो उनके मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन टाइम टेक्नोप्लास्ट के केस में ऐसा नहीं है। दूसरी प्रोडक्ट सेगमेंट इन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट। इस सेगमेंट में दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो आती हैं हमारी पॉलीइथीन पाइप्स और दूसरी आती है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। अब जो पॉलीथीन पाइप्स हैं, उनका यूज होता है यूजुअली सीवेज में, ड्रिंकिंग वाटर में, और जो इनके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं वो EPC प्लेयर्स हैं, जो आज के दिन में जल जीवन मिशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वहां पर
टाइम टेक्नोप्लास्ट लेड एसिड बैटरीज बनाता है, जिनका यूज रेलवे के अंदर होता है, उसके बाद ई रिक्शा के अंदर होता है, उसके अलावा सोलर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है ना। तो ये जो सेगमेंट है ये बहुत बड़ी सेगमेंट नहीं है, यहां से सिर्फ 7% ऑफ देयर रेवेन्यूज आते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैटरी स्टोरेज जो यूनिट है इन्होंने अभी लगाई है। पिछले 15 साल से टाइम टेक्नोप्लास इस बिजनेस सेगमेंट में काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाई है इन कंपैरिजन टू देयर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिवीजन। तो मैनेजमेंट ने अब डिसाइड किया है कि ये जो एनर्जी स्टोरेज की जो यूनिट है ना, इसको ये आज नहीं तो कल अगले 2-3 साल में डाइवेस्ट कर देंगे। इस पॉइंट के बारे में हम अगली सेगमेंट्स के अंदर डिटेल में बात करेंगे। थर्ड एंड लास्ट सेगमेंट ऑफ एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स इज टेक्निकल एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट। इस सेगमेंट में कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है, डस्टबिन्स बनाती है। आपने जो पार्ट्स के अंदर प्लास्टिक के डस्टबिन्स देखे हैं उस तरीके के डस्टबिन्स। इसके अलावा कंपनी मैट्स एंड टर्व्स बनाती है। यहां से रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं आता, लगभग 4% के आसपास जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो इस सेगमेंट से आता है। मार्जिन्स ठीक ठाक है, यहाँ पर लगभग 15% के आसपास कंपनी यहाँ पर मार्जिन्स रियलाइज कर लेती है। तो ये हो गए इनके इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनली ये कंपनी पिछले कई साल से काम किए जा रही है, और बल्क ऑफ द रेवेन्यू इन सेगमेंट से आता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को पढ़ रहे हैं, वो है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है? यहां पर मार्जिन रिलेटिवली ज्यादा है। एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स 15% के आसपास मार्जिन कमाते थे, 14% के आसपास मार्जिन कमाते थे। यहां पर मार्जिन आपको 18% से ऊपर नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ग्रोथ आपकी 20 से 25% CAGR की आने की उम्मीद है, वॉल्यूम ग्रोथ। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट में ये ग्रोथ शायद 10 से 12% के आसपास ही आएगी। यानी कंपनी इज मूविंग फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स टू वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। जो पहली प्रोडक्ट सेगमेंट है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में, उसका नाम है इंटीग्रेटेड बल्क कंटेनर्स, शॉर्ट में IBC। अब ये कंटेनर्स ना सब्स्टिट्यूट है लार्ज ड्रम्स के। जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में हमने बात की थी, वहां पर जो लार्ज ड्रम्स यूज होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट आज के दिन में IBCs हैं। बहुत सारी कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड अब IBCs को प्रेफर कर रही हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज ड्रम्स। ऐसा क्यों है? जो IBCs होते हैं ना, एक तो उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, यहां पर लगभग आप 1000 लीटर के आसपास केमिकल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज ड्रम है वहां पर सिर्फ 200 लीटर के आसपास आपके केमिकल स्टोर हो सकते थे। ठीक है, उसके अलावा ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है इन कंपैरिजन टू पॉलीमर ड्रम्स। और अक्रॉस द वर्ल्ड एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर जो केमिकल कंपनीज हैं और FMCG कंपनीज हैं और डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं, वो कोशिश कर रही हैं इस तरीके के प्रोडक्ट खरीदने की जो ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। उस ट्रेंड की वजह से भी कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम लार्ज पॉलीमर ड्रम्स टू IBCs। उसके अलावा IBCs आर इजियर टू हैंडल, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। इसीलिए ये सेगमेंट बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में ये सेगमेंट एटलीस्ट 17-18% से तो ग्रो करेगी ही करेगी। लगभग 55% ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम IBCs कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट जो टाइम टेक्नोप्लास्ट है ना, वो पहली कंपनी थी जिसने इंडिया के अंदर IBC इंट्रोड्यूस किए थे, और आज के दिन में टाइम टेक्नोप्लास्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ IBCs अक्रॉस द वर्ल्ड। 45% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम इंडियन मार्केट, जहां पर इनका दबदबा है। लगभग 90% ऑफ द इंडियन IBC मार्केट टाइम टेक्नोप्लास्ट के हाथ में है। तो दे आर डोमिनेटिंग दिस मार्केट, और जो फ्यूचर है वो साफ साफ नजर आ रहा है, वो IBC लेड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का है, ना कि पुराने ड्रम्स का। अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं, जिसका नाम है कंपोजिट प्रोडक्ट्स। अब ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आई थिंक अगर टाइम टेक्नोप्लास्ट के शेयर को अच्छा परफॉर्म करना है ना फ्यूचर में, तो इस सेगमेंट को अच्छा परफॉर्म करना होगा, कंपोजिट प्रोडक्ट्स को अच्छा परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि कंपोजिट प्रोडक्ट्स होते क्या है। जब दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मिलाकर कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको कंपोजिट प्रोडक्ट बोलते हैं। पॉलीमर्स में हम एक ही मोनोमर को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे नाइलॉन हो गया या प्लास्टिक हो गया, लेकिन जो कंपोजिट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें दो से ज्यादा पॉलीमर्स का यूज किया जा सकता है या मटेरियल्स का यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फाइबर ग्लास या फिर कार्बन फाइबर। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लाइट वेटेड होता है मटेरियल, उसके बाद ज्यादा दिन तक चलने वाला मटेरियल होता है, खराब इतना ज्यादा जल्दी नहीं होता इन कंपैरिजन टू मेटल्स और पॉलीमर्स। परफॉर्मेंस इसकी कहीं ज्यादा बेटर होती है इन कंपैरिजन टू मेटल कंटेनर्स। यहां पर आज के दिन में टाइम टेक्नोप्लास्ट LPG सिलेंडर्स बना रहा है, CNG सिलेंडर्स बना रहा है, हाइड्रोजन सिलेंडर्स बना रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स बना रहा है। ऑल सिलेंडर्स मेड फ्रॉम कंपोजिट मटेरियल्स। ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मार्केट है
उन सिलेंडर्स की मार्केट अभी बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, वो डेवलपिंग मार्केट है। हो सकता है 3 साल 4 साल डाउन द लाइन वो बहुत बड़ी मार्केट उभर के आएगी, लेकिन आज के दिन में वो मार्केट बहुत बड़ी नहीं है। हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एलपीजी सिलेंडर्स पर और सीएनजी कास्केड्स पर। एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर्स बनाने में टाइम टेक्नोप्लास्ट वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आज के दिन में। 70% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंडिया। अब जो कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर है ना, उसकी कीमत लगभग 2500 रुपीज के आसपास होती है, ठीक है, विच इज 20 to 30% मोर कॉस्टली इन कंपैरिजन टू मेटल सिलेंडर्स। इसकी वजह से जो इसकी एडेप्टेबिलिटी है ना, वो उतनी ज्यादा फास्ट नहीं हुई, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो ये लाइट वेटेड होता है, इसमें जो गैस आती है वो कहीं ज्यादा वॉल्यूम की गैस आती है इस सिलेंडर के अंदर इन कंपैरिजन टू जो मेटल सिलेंडर्स होते हैं। अगर मैं वेट की बात करूं तो जो मेटल सिलेंडर्स हैं वो लगभग 29 केजी के आसपास के होते हैं, लेकिन जो कंपोजिट सिलेंडर्स हैं उनका वेट लगभग 20 केजी के आसपास होता है। यानी इन सिलेंडर्स को इधर से उधर जब ट्रांसपोर्ट करना है तो आपका खर्चा रिलेटिवली कम लगता है। अब टोटल एड्रेसेबल मार्केट इन दिस सेगमेंट इज ह्यूज। लगभग 250 करोड़ 250 करोड़ के आसपास एलपीजी सिलेंडर्स, मेटेलिक सिलेंडर्स पूरी दुनिया में यूज होते हैं, जिनमें से 50 करोड़ के आसपास सिलेंडर्स तो सिर्फ इंडिया के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। और हर साल 5 करोड़ सिलेंडर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी 5 करोड़ नए सिलेंडर्स यूज होते हैं, मेटेलिक सिलेंडर्स यूज होते हैं। तो जो साइज ऑफ मार्केट है ना वो बहुत बड़ी है, और जो आज के दिन में डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना वो प्रेफर कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने सिलेंडर्स को चेंज किया जाए इन फेवर ऑफ कंपोजिट सिलेंडर्स। तो यहां पर मुझे बहुत ज्यादा ग्रोथ आने की उम्मीद है। इवन मैनेजमेंट भी यहां पर लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से वो प्लांट काम कर रहा है। ये नया कैपेक्स कर रहे हैं जहां पर ये 5 लाख नए एलपीजी सिलेंडर्स हर साल और मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। एलपीजी कंपोजिट सिलेंडर्स से भी ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाले हैं सीएनजी कंपोजिट सिलेंडर्स। यहां पर कंपनी सीएनजी के कास्केड्स बनाती है। आपने वो ट्रक्स देखे होंगे जहां पर सीएनजी के बहुत सारे सिलेंडर लगे होते हैं। Those trucks are used for carrying CNG from one place to another। अब इस कैटेगरी में आज के दिन में टाइम टेक्नोप्लास्ट ही एकमात्र अप्रूव्ड प्लेयर है जो इस सेगमेंट में काम कर रहा है। लगभग एक कास्केड में 60 सिलेंडर्स के आसपास लगते हैं। अब टाइम टेक्नोप्लास्ट के सीएनजी कंपोजिट सिलेंडर्स की जो टक्कर है वो मेटेलिक सिलेंडर्स के साथ है। मेटेलिक सिलेंडर्स को आज के दिन में कंपनीज प्रेफर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेटेलिक सिलेंडर भारी होते हैं, लगभग 70% मोर भारी होते हैं इन कंपैरिजन टू कंपोजिट सीएनजी सिलेंडर्स। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो कंपोजिट सिलेंडर में 2 टाइम्स से भी ज्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद 50% लेस स्पेस यूज करते हैं पर केजी ऑफ सीएनजी कंपोजिट सिलेंडर्स। इसलिए कंपोजिट सिलेंडर्स की डिमांड फ्रॉम कंपनीज लाइक अदानी गैस या टोटल गैस या बीपीसीएल या महानगर गैस से कहीं ज्यादा स्पीड से आ रही है। यहां पर भी टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आज के दिन में इंडिया के अंदर सीएनजी की पेनिट्रेशन पूरी तरह हुई नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे सीएनजी की पेनिट्रेशन बढ़ रही है वैसे वैसे सीएनजी कास्केड्स की डिमांड भी बढ़ रही है। टाइम टेक्नोप्लास्ट हर व्हीकल के लिए कस्टमाइज करके प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, और वर्ल्ड में सिर्फ 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास सीएनजी कंपोजिट सिलेंडर्स के अप्रूवल्स हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सीएनजी की मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ेगी वैसे वैसे सीएनजी कंपोजिट सिलेंडर्स की जो वॉल्यूम्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली आने वाली है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि अगले 2-3 साल में यहां पर 30% सीएजीआर से भी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। लास्ट सेगमेंट इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इज मॉक्स फिल्म, एमओएक्स फिल्म्स। अब ये फिल्म्स कौन सी होती हैं? आपने ट्रक्स देखे होंगे या ट्रैक्टर्स देखे होंगे जिनके ऊपर नीले रंग का या पीले रंग की एक तरपाल लगाया जाता है ना, दैट इज मॉक्स फिल्म्स। इन मॉक्स फिल्म्स का इसलिए यूज होता है ताकि आप जब किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर तो उसके अंदर पानी ना घुसे या वो खराब होने का डर ना हो। या फिर इनका यूज होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। आपने वो एग्रीकल्चरल डोम्स देखे होंगे जो किसान बनाते हैं बड़े बड़े, जहां पर आप टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। उन डोम्स के अंदर जो थिन मटेरियल यूज होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज होता है, वो मॉक्स फिल्म्स है। आज के दिन में टाइम टेक्नोप्लास्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मॉक्स फिल्म्स इन इंडिया। रेवेन्यू यहां से बहुत ज्यादा नहीं आता, सिर्फ 3% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम मॉक्स फिल्म्स। तो आई होप आपको जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के वो समझ में आ गए होंगे। बेसिक मोटी मोटी 2 चीजें हैं, एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, मार्जिन्स कम है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जिनके मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर है और जो ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स। सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं कि कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है। इस कंपनी को लेकर मैं
इतना एक्साइटेड क्यों हूं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा रीजन जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है, उसकी बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो है इनका रेवेन्यू मिक्स चेंज। कंपनी इज मूविंग फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। आज के दिन में 27% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जो अगले 3 साल में बढ़कर उम्मीद है 35% के आसपास हो जाएगा। अब इनकी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जब बढ़ेगी तो कंपनी के जो ब्लेंडेड ईबिटा मार्जिन्स हैं, यानी टोटल ईबिटा मार्जिन्स हैं कंपनी के, वो भी एक्सपेंड होंगे। उम्मीद है आज के दिन में कंपनी जो 14% के आसपास मार्जिन्स कमा रही है, 3 इयर्स डाउन द लाइन ये मार्जिन्स बढ़कर 15% के आसपास हो सकते हैं। कंपनी नया कैपेक्स भी कर रही है, मोस्ट ऑफ देयर कैपेक्स इज इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से भी कंपनी का रेवेन्यू मिक्स फेवरेबली चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, जो इनके एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अगर पूरी कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना है तो। आज के दिन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स लगभग 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, विद कंसिस्टेंट मार्जिन्स 13-14% के आसपास। अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स 20-25% से ग्रो करते हैं और एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स, जो इनकी कैश काउ है, पिछले कई साल से जो कैश जनरेशन होती है ना, वो एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स की वजह से होती है, तो वो कैश जनरेशन लगातार चलती रहेगी तो और हमारा वैल्यू एडिट का मिक्स बढ़ता रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी और शेयर मार्केट भी इस कंपनी को रिवार्ड करती रहेगी। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर है डीलेवरेजिंग। आज के दिन में कंपनी के ऊपर लगभग 500 करोड़ का नेट डेट है। कंपनी कोशिश करेगी कि अगले 2 से 3 साल के अंदर ये डेट फ्री हो जाए। ये मैनेजमेंट का स्टेटेड टारगेट है। हम इसके ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी पिछले 2-3 साल से लगातार अपने डेट को कम करती जा रही है। इनफैक्ट 2025 में, यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कंपनी ने लगभग 98 करोड़ के आसपास का डेट अपनी बैलेंस शीट में से कम कर दिया। उसके बाद कंपनी की फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है बहुत हेल्दी है। अगर हम कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू पैट रेशियो देखेंगे ना, तो वो 100% से ऊपर है। यानी कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, स्पेशली कंसीडरिंग बहुत बड़ा कैपेक्स नहीं होने वाला। 150 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास कैपेक्स कंपनी करने वाली है इस साल भी और अगले 2-3 साल तक भी। तो अगर हम कैपेक्स को कंसीडर करें और ये कंसीडर करें कि कंपनी कैसे हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो ये उम्मीद करनी गलत नहीं होगी कि कंपनी 2-3 साल के बाद डेट फ्री हो सकती है। और अगर कंपनी डेट फ्री हो जाएगी तो उसका बेनिफिट कहां पर दिखाई देगा? कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर। पैट हमको ज्यादा नजर आएगा क्योंकि कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट घट जाएगी। आज के दिन में कंपनी लगभग 80 से 90, 100 करोड़ के आसपास जो खर्चा कर रही है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए कर रही है। तीसरा ग्रोथ ट्रिगर है रिटर्न रेशियोज। कंपनी की रिटर्न रेशियोज लगातार एक्सपेंड हो रही हैं। मार्जिन की मैंने बात की कि मार्जिन कैसे 14% से 15% होने की उम्मीद है अगले 3 साल में। उसके अलावा कंपनी का रोसी एक्सपेंड हो रहा है। जब कंपनी का रोसी एक्सपेंड होता है तो कंपनी को बेटर वैल्यूएशन मिलती है इन शेयर मार्केट। ये बात हम सब जानते हैं। आज के दिन में कंपनी का जो रोसी है वो लगभग 18% के आसपास है। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये रोसी लगभग 20% के आसपास पहुंच जाएगा और हमें उम्मीद है कि 2028 तक, यानी 3 साल के बाद, ये रोसी हमें 23% भी नजर आ सकता है। रोसी कैसे एक्सपेंड हो रहा है? एक तो कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, उसके अलावा कंपनी अपनी नॉन परफॉर्मिंग सेगमेंट्स को शेल आउट कर रही है, डिसइन्वेस्ट कर रही है। इसके बारे में मैं अगले ग्रोथ फिगर में बात करता हूं। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है, यानी ऐसी बिजनेस सेगमेंट्स जो कोर बिजनेस सेगमेंट्स नहीं है उनको डाइवेस्ट कर रही है। इन्होंने टारगेट किया था कि हम 125 करोड़ के आसपास के अपने जो बिजनेसेस है ना उनको डाइवेस्ट कर देंगे, जिसमें से लगभग 75 करोड़ का ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 50 करोड़ का और ये अपने बिजनेसेस को डाइवेस्ट कर देंगे। जब ऐसी बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग होती है, जब कंपनी ऑलरेडी एनालाइज कर लेती है कि भाई ये बिजनेस सेगमेंट हमें आगे लेके नहीं जानी, ये हमको स्केल अप नहीं करनी, ये हमको अपने बिजनेस से हटा देनी है, बल्कि वो सेगमेंट्स जो हमारी कोर कंपिटेंसीज हैं उनके ऊपर फोकस करना है। जब भी कोई बिजनेस ऐसे रीस्ट्रक्चर करता है अपने आप को, तो उसके रोसी इंप्रूव होते हैं, रिटर्न मैट्रिक्स इंप्रूव होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव होता है। वो हमको नजर भी आ रहा है। कंपनी की आहिस्ता आहिस्ता ROCE इंप्रूव हो रही है। यही मेंटल मॉडल हमने JM फाइनेंशियल में भी डिस्कस किया था कि कैसे कंपनी अपने एसेट हैवी बिजनेस को शेल आउट कर रही थी, डाइवेस्ट कर रही थी। वही ट्रिगर यहां पर प्ले आउट हो रहा है। कंपनी ने प्लान किया है कि जो इनका एनर्जी स्टोरेज का सेगमेंट है उसको ये अगले 2-3 साल में डाइवेस्ट कर देंगे
इसके अलावा टाइम टेक्नोप्लास्ट अपनी नॉन परफॉर्मिंग या लेस परफॉर्मिंग यूनिट्स को भी कंसोलिडेट कर रही है, वहां से भी हमको कुछ ना कुछ कॉस्ट में इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी कॉस्ट इंप्रूवमेंट मेजर्स भी कर रही है। फॉर एग्जांपल वो कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 साल के अंदर उनकी जितनी भी पावर मैन्युफैक्चर होगी वो सोलर पावर के थ्रू होगी, जो कहीं ज्यादा सस्ती है इन कंपैरिजन टू ग्रिड पावर। इसके अलावा कंपनी की जो लेस परफॉर्मिंग यूनिट्स हैं उनको भी ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई ना कोई कंपनी को कॉस्ट बेनिफिट जरूर होगा। अगर नेक्स्ट ग्रोथ फिगर की मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता वो प्ले आउट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि जो टाइम का रॉ मटेरियल है ना, की रॉ मटेरियल, वो क्रूड से आता है, क्रूड ऑयल से आता है। तो जैसे जैसे क्रूड की कीमत बढ़ेगी ना, तो इनकी जो रियलाइजेशन है ना वो भी इंप्रूव होने के चांसेस हैं। खासकर वैल्यू ग्रोथ हमें नजर आ सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ तो आएगी कि वो ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचेंगे, वैल्यू ग्रोथ कैसे आ सकती है? क्योंकि क्रूड की कीमत बढ़ जाएगी, इसकी वजह से जो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी कीमत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर क्रूड की कीमत प्ले आउट होती है इस तरीके से कि वो आहिस्ता 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 अगले 3-4 साल में बढ़ती है, तो यहां पर हमको बेटर रियलाइजेशन दिखाई दे सकती है। मुझे नहीं पता ये प्ले आउट होगा या नहीं होगा। तो ये बड़े बड़े ग्रोथ फिगर हैं जिनकी वजह से मैं इस कंपनी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं इस कंपनी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। मैंने कंपनी की FY 28 तक वैल्यूएशन बनाई है, जिसके हिसाब से मैंने एज्यूम किया है कि जो रेवेन्यूज है ना वो 15% CAGR से ग्रो करेंगे। 15% मैंने क्यों कंसिडर किया? मैंने उम्मीद की है कि जो इस्टेब्लिश प्रोडक्ट्स हैं वो 12% से ग्रो करेंगे, और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो 20% से तो ग्रो करने ही चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से 15% की ब्लेंडेड ग्रोथ आ जानी चाहिए सेल्स के अंदर। उसके बाद मैंने EBITDA मार्जिन्स उम्मीद की है कि FY 28 तक 15% के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रोथ फिगर हमने एज्यूम किया था वो यही किया था कि मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होंगे। उसके बाद मैंने फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की उम्मीद की है कि FY 28 तक लगभग 25 करोड़ रह जाएगी, जो FY 25 में लगभग 92 करोड़ थी। मैंने ऐसा क्यों एज्यूम किया है? क्योंकि हमने ग्रोथ ट्रिगर देखा था, ग्रोथ ट्रिगर नंबर 2, जहां पर हमने बात की थी कि कंपनी अपने आप को डी लेवरेज कर रही है। अगर कंपनी अपने डेट को कम कर देती है तो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मैंने एज्यूम कर लिया कि 2028 तक 25 करोड़ तो ये इंटरेस्ट पे करेंगे ही करेंगे। अगेन आई एम बीइंग वेरी कंजर्वेटिव ओवर हियर। ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी टाइम के साथ, क्योंकि कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, खासकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर। उसके बाद अदर इनकम को मैंने कांस्टेंट रखा है। मैंने उसके बाद कैलकुलेट कर लिया कि पैट क्या होगा, बॉटम लाइन क्या होगी। बॉटम लाइन लगभग 730 करोड़ के आसपास हो जाती है FY 28 के अंदर। ठीक है, अगर हम ये कंजर्वेटिव एजम्पशंस लेते हैं तो अगर मैं फॉरवर्ड पीई की बात करूं तो FY 28 में ये स्टॉक हमें 14x की पीई पर मिल रहा है, फॉरवर्ड पीई के ऊपर मिल रहा है, जो बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। ये बात मैं रिस्क के अंदर करूंगा, रिस्क को जरूर सुनना मैं जब रिस्क और चैलेंजेस की बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बुल बेयर और बेस केस बनाया है। बुल केस में मैंने कंसिडर किया है कि पीई 25 के आसपास रहेगी। रिमेंबर, आज के दिन में कंपनी की पीई 26x के आसपास है। अगर आपको इसके साथ खेलना है, इस शीट के साथ खेलना है, तो आप पीई को 30x की भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने मार्केट कैप एज्यूम की है, और मैंने पाया है कि अगर हम बुल केस लेते हैं जहां पर पीई 25x है, तो हमारा लगभग 21% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा, CAGR रिटर्न। ठीक है, बेस केस में मैंने पीई 20x लिया है, आज के दिन में 26x के आसपास पीई है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा लगभग 12% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा। और अगर मैं बेयर केस की बात करूं तो मैंने पीई रेशो 15x का लिया है, उसके हिसाब से हमारा कोई खास रिटर्न बनेगा नहीं, लगभग 1-2% के आसपास का रिटर्न ही बनेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इस कंपनी को इतनी कम वैल्यूएशन क्यों दे रहा हूं, मैं बुल केस में भी 25x का मल्टीपल इस कंपनी को क्यों दे रहा हूं। उसका रीजन समझने के लिए हम आते हैं रिस्क और चैलेंजेस के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क आज के दिन में और सबसे बड़ा चैलेंज इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है इनकी पुअर वैल्यूएशन थ्रू आउट द हिस्ट्री। कंपनी की जो एवरेज वैल्यूएशन पीई रेशियो है ना पिछले 15 साल में, वो सिर्फ 11x के मल्टीपल की है। कंपनी बहुत बढ़िया मार्जिन कर रही है, कंपनी कंसिस्टेंटली 12 से 14% के मार्जिन कर रही है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रही। लेकिन कंपनी की जो पीई मल्टीपल है ना, वो खतरनाक स्पीड से फ्लक्चुएट कर रहा है। कंपनी का मल्टीपल रेंजेस फ्रॉम 3x टू 30x, इतनी बड़ी रेंज में कंपनी का मल्टीपल ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मार्केट इस कंपनी को बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ये सोचती है कि ये कंपनी एक कोमोडिटाइज्ड बिजनेस है।
जहां पर ब्रांड क्रिएट करना आसान नहीं है। देखो, ये कंपनी डब्बे बना रही है, सिलेंडर्स बना रही है, या फिर ट्रक्स के ऊपर या एग्रीकल्चर में यूज करने वाली शीट्स बना रही है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स को आप ब्रांड कर सकते हो क्या? क्या आप किसी भी दुकान पर जाकर ये बोलोगे कि मुझे टाइम टेक्नोप्लास्ट का ही सिलेंडर चाहिए क्योंकि उसके अंदर मुझे एलपीजी गैस डालनी है? ऐसा आप करोगे? नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि कंपनी अपनी ब्रांड डेवलप नहीं कर पाई है पिछले 15 साल में, 20 साल में, डिस्पाइट बीइंग अ मार्केट लीडर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आज तक नहीं कर पाई तो फ्यूचर में कर पाएगी, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कंपनी पहले ट्रेडिशनल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स बनाती थी, अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बनाएगी, जहां पर मार्जिन शायद 18%, 20% भी पहुंच जाए। तो जैसे जैसे मार्जिन इंप्रूव होंगे, हो सकता है मार्केट इस कंपनी को बेटर वैल्यूएशंस देने लग जाए। लेकिन आज के दिन में मैं इस कंपनी में ये सोच के इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में इस कंपनी को बेटर वैल्यूएशंस मिलेंगे, पीई री रेटिंग होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो मैंने वैल्यूएशन शीट बनाई है उसमें बुल केस में भी आज के दिन का मल्टीपल लिया है, 25x का मल्टीपल दिया है कि अगर वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो कंपनी को एटलीस्ट उतना मल्टीपल तो मिल ही जाना चाहिए जितना ऑलरेडी आज के दिन में मिल रहा है। तो अगर इस तरीके के किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पर ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है, वहां पर इन्वेस्ट करने से पहले 3 या 4 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि जो पीई री रेटिंग की वजह से आपको बेटर रिटर्न मिलना है ना, वो नहीं मिल पाएगा। आपको सिर्फ रिटर्न मिलेगा कंपनी की सेल्स ग्रोथ की वजह से, मार्जिन इंप्रूवमेंट की वजह से। आपको पीई री रेटिंग का फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा रिस्क है आज के दिन में इस कंपनी के अंदर। दूसरा बड़ा रिस्क, कैपिटल मिस एलोकेशन का रिस्क। कंपनी ना अपनी कैटेगरी की माहिर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अपनी कैटेगरी में कंपनी चैंपियन है, लेकिन कंपनी ग्रो करने के लिए ना नई नई कैटेगरीज में एंटर होती चली जा रही है। फॉर एग्जांपल, जो इनका एनर्जी स्टोरेज का बिजनेस है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि डब्बे बनाने वाली कंपनी एनर्जी स्टोरेज में क्यों चली गई। बिल्कुल सही बात है, अब ये इसको डाइवेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद अगले 3-4 साल में कर भी देगी कंपनी। लेकिन इस तरीके की कैपिटल मिस एलोकेशन का खतरा हमेशा इस तरीके की कंपनी में बना रहेगा, क्योंकि इनको नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं एक्सपेंड करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। अभी कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये एंटर करेंगे रिसाइकलिंग और रीप्रोसेसिंग के बिजनेस में। इन्होंने एक नई सब्सिडरी शुरू की है टाइम इकोटेक करके, जहां पर ये लगभग 120 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले 3-4 साल में। क्या करेंगे इससे? रिसाइकलिंग का और रीप्रोसेसिंग के प्लांट्स लगाएंगे अलग अलग शहरों में जाकर। अगेन मुझे खतरा दिख रहा है कैपिटल मिस एलोकेशन का। अगर आपको कैपेसिटी एक्सपेंड ही करनी है तो सिलेंडर्स की कीजिए ना, कंपोजिट सीएनजी सिलेंडर्स की कीजिए, या कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर्स की कीजिए, या आईबीसी की कीजिए। आप नई नई एडजेसेंसीज में क्यों जा रहे हो? बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा बड़ा खतरा, क्यूआईपी। अब क्यूआईपी के बारे में आप सभी लोग मुझसे भी कई बार सुन चुके हैं और वैसे भी सुनते रहते होंगे। क्यूआईपी कोई भी कंपनी कब लेके आती है? जब वो मार्केट साइकिल के पीक पर होती है, क्योंकि उस समय उनको सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर पैसा मिल जाता है। सबसे सस्ता पैसा उठाने का सबसे आसान तरीका क्यूआईपी है। कंपनी की मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने 1000 करोड़ का क्यूआईपी अप्रूव कर दिया है, जिसको ये नवंबर ऑफ दिस ईयर तक कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1000 करोड़ का अगर क्यूआईपी आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा। स्टेक डाइल्यूट होना कोई अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जब भी क्यूआईपी आता है तो कंपनी के प्राइस के ऊपर प्रेशर रहता है। कंपनी उस स्पीड से ग्रो नहीं करती जिस स्पीड से उसे करना चाहिए। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये क्यूआईपी क्यों आ रहा है, किस लिए कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है। कंपनी एक नए ऑर्डर की बात कर रही है कि शायद कंपोजिट सिलेंडर्स में, एलपीजी में, सीएनजी में बहुत बड़ा इनको ऑर्डर मिलने वाला है। उस ऑर्डर की कैपेसिटी लगाने के लिए इनको क्यूआईपी चाहिए। अगर ये केस है तो इट मेक सेंस एक कंपनी अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपेंड करने के लिए क्यूआईपी लेके आ रही है। इट मेक सेंस। लेकिन अगर ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर नहीं आ रहा, बस क्यूआईपी से पैसा रेज करने के लिए क्यूआईपी लेके आ रही है, देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग। तो ये हमें देखना होगा कि कंपनी जो क्यूआईपी लेके आ रही है वो क्यों लेके आ रही है। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले इन रिस्क के बारे में जरूर सोचिएगा। कंपनी क्यूआईपी लेके आ रही है, कंपनी के अंदर कैपिटल मिसएलोकेशन का खतरा है। क्या हम यहां पर टॉप ऑफ द साइकिल तो नहीं बैठे हैं?
तो अगर इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इन रिस्क के ऊपर जरूर जरूर ध्यान दीजिएगा, खासकर पीई रेशो के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइकिल टॉप कर चुका है ऑलरेडी, या हो सकता है अगले 1-1.5 साल में करने वाला हो। तो इन्वेस्ट करने से पहले इन सब चीजों को जरूर जरूर एनालाइज कर लीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे और किसी इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।